दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक सिंगर जो अपने गीतों से लोगों का मनोरंजन करते हैं। इसके अलावा कई सारे गीत वो गा चुके हैं। यूट्यूब में उनका खुद का चैनल भी है। मैं अपने मेहमान का स्वागत करूंगा और अपने मेहमान से कहना चाहूंगा कि वो सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दें। उसके बाद इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दीपक जी। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना। और मैं जयदीप पत्रिका के सारे श्रोतागण, देखने वाले सुनने वाले सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं कोलकाता में रहती हूँ अपने पति के साथ। 2 बच्चे हैं मेरे और 18 सालों से मैं कोलकाता में हूँ। और एक्चुअली मैं बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट की हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई सब झारखंड में हुई और शादी भी झारखंड में ही हुई है। जी। तो मैं तीनों जगह से बिलोंग करती हूँ। ओके। और गाने का ऐसा है कि मुझे गाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। पढ़ने लिखने में चूंकि तेज थी, तो सभी लोग फोर्स करते थे पढ़ाई लिखाई के लिए ही। जी। तो उसी तरह से पढ़ाई लिखाई चलती रही और गाना भी चलता रहा। तो जब शादी हुई मेरी, उसके बाद जब बच्चे हो गए तब खाली समय बहुत ज्यादा मुझे मिलने लगा। तब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, टाइम इतना खाली जाता है। तो मेरे पति ने कहा कि ऐसा करो, फिल्मी गाना गाने वाले तो बहुत हैं, तुम ऐसा करो कुछ अपना लिखा करो। तो मैंने उनको पहले बोला था एक बार कि मैं कॉलेज में शेरो शायरी टाइप से कुछ लिखती थी। तो इन्होंने इन्होंने बोला कि आप सीरियसली लिखना शुरू कीजिए। तो मैंने उसी समय लिखना शुरू किया 2003 से लगभग। ओके। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं। बच्चे उस समय 2003 में नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो गए, तब लॉकडाउन जब लगा, तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मम्मा, अब तो आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकती हैं। तो मैंने गाना रिकॉर्ड करवा लिया था। लेकिन गाना रिकॉर्ड करवा लिया था, लेकिन अब उसका वीडियो तो बन नहीं सकता था, लॉकडाउन लग गया था। तो मेरी बेटी ने कुछ मेरे ही फोटोज कलेक्ट करके और उसी से गाना बना दिया। तो पहला जी। सॉन्ग मेरा माँ को समर्पित था। तो उसी तरह से मेरी शुरुआत हुई और जी। धीरे धीरे गाने भी गाने लगी, लिखने जी। लगी। मेरे पति भी साथ देने लगे लिखने में, धार्मिक गाने में, भजन में। तो लिखने लगे। फिर गजल वजल भी लिखने लगी, कुछ गीत लिखने लगी। ऐसे धीरे धीरे अपलोड करना शुरू किया। अभी तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। पहले तो लगता था क्या करूं क्या करूं। और मेरे फादर की डेथ के बाद, क्योंकि मैं इकलौती संतान थी अपने पापा की, जी। जी। और मेरे फादर से बहुत ज्यादा अटैच थी मैं। तो जी। उनके जाने के बाद भी मुझे सब अकेलापन बहुत खला, जिसमें मेरे पति और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो एक तरह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपने पति, बच्चों और संगीत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर संगीत नहीं होता तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती। मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकी अपने पापा के डेथ के बाद। जी। जो डिप्रेशन में गई थी, उससे बाहर आने में संगीत ने मेरी बहुत मदद की। जी। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। जी। 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 आप मुझे ये बताइए सोमी जी, आज के जी गानों में और पुराने गानों में क्या अंतर आ गया है? क्योंकि आपने बहुत सारा अपना परिचय बताया, इसके अलावा आपने पूरी कहानी बता दी है, तो मुझे ये जी जी सवाल जी ठीक लगा, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया है। जी जी जी। देखिए दीपक जी, पहले के जो गाने थे, वो ऐसा लगता था जैसे आत्मा से निकलते हैं। जी। उसका म्यूजिक, गाने की मतलब जो गाते थे जो सिंगर्स, वो जी। लोग भी बहुत रियाज करके गाते थे। और उन लोग इनको इसको एक साधना की तरह लेते थे। जी। तो आज भी जब आप पुराने गाने सुनिएगा, तो जी। उसमें म्यूजिक भी याद हो जाता है कि यहाँ पे फ्लूट बज रहा है, यहाँ हारमोनियम, यहाँ तबला, यहाँ क्या है, जी। सब हमें याद है, बचपन से सुनते हैं। आज के गाने भी अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। कुछ गाने जैसे देवदास के हैं, सांवरिया है, या 90s के गाने हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। जी। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे गाने बनते हैं, कान फोड़ू कहिए उनको,
हम्म। और केवल आप उस पे डांस कर सकते हैं, जी। ऐसे ही गाने बनते हैं। और आप 4 दिन सुनेंगे फिर उनको आप याद भी नहीं रख पाएंगे। तो ये हम्म। बेसिक अंतर है आज के गानों में और पुराने गानों में। लेकिन आजकल अरिजीत सिंह तो अच्छा गाते हैं, उनके गाने थोड़े हटके हैं। जी, एक और चीज, बतौर संगीतकार या सिंगर, आपके लिए कितना चुनौती बन गया है मार्केट में, क्योंकि एक गाना मैक्सिमम एक महीना भी नहीं चलता है। जी, जी, जी। ये तो बात सही बोल रहे हैं। देखिए, अब तो मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ, जी। जब पति भी है, बच्चे भी हैं और कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मुझे बहुत भूख है कि मैं फेमस हो जाऊँ। मैं अपने शौक के लिए गाती हूँ। ओके। इसलिए मुझे उतना ये नहीं लगता कि मैं और फेमस हो जाऊँ या कुछ करूँ। भजन के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, तो वो जी भी मैं कम लेती हूँ क्योंकि बच्चे की पढ़ाई मेरे लिए तो प्रायोरिटी है। जी। जी ये पढ़ लिख के कुछ बन जाएँगे। तो करियर भी चल रहा है, साथ-साथ परिवार भी चल रहा है और इनका एवरीथिंग, खाने से लेकर टिफ़िन बनाना से लेकर के सब कुछ तो करना पड़ता है। जी। जी। तो जी अगर मैं ये सब सीरियसली लूँ तो मुझे बॉम्बे ही जाना पड़ेगा, जो जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जी जी जी। और वहाँ जाने के लिए तो है कि आप अगर क्लासिकली बहुत आपका ट्रेंड है, तभी आप हम्म। वहाँ सर्वाइव कर सकेंगे। ओके। और हम लोग तो बस ऐसे ही बचपन से गाते हैं, सीखा तो कहीं से नहीं है। जी। तो बस संतोष है कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, बस यही है। ठीक 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 ठीक। एक महिला होने के नाते आपको क्या क्या संघर्ष जी, करना पड़ा? जैसे कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में आए तो आपने सोचा होगा कि 10 बार, या इसके अलावा पति से कई बार आपको पूछना पड़ा होगा कि मैं ये कैरियर शुरू कर लूं या ये गाना शुरू करूं, कैसे करूंगी। ये चीजें भी तो होती है। भले ही आप अपने माँ जी। बापों के अकेले संतान थे, तो फिर भी। हाँ, ये बात तो है, संघर्ष तो मुझे नहीं करना पड़ा। जब मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, जी। तभी मैं अपलोड कर पाई। ये बात तो है कि जब जो सोचता है कि मुझे ये करना है, तब वो कर पाता है। हम्म। अगर वो सोचेगा नहीं, कोई कोई कर नहीं पाएगा। जी। मैं पहले बहुत सोचती थी, लेकिन एक सटीक समय मुझे नहीं मिल रहा। हम्म। और लॉकडाउन में मुझे वो समय मिल गया, चूँकि घर में पति भी रहते थे, बच्चों का भी स्कूल नहीं था, हम्म। इसलिए इन्होंने इन यूट्यूब पे अपलोड किए। हम्म। नहीं तो ऑफिस रहता इनका, बच्चे भी जाते तो टाइम ही नहीं मिलता इनको। जी जी और दूसरी बात कि मेरे पति को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा मेरे गाने से या जी कुछ से। वो जी। जी चाहती थी कि वो सुपरिटेंडेंट है मेरे हस्बैंड, जी जी तो वो चाहते थे कि मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट में जाऊं। जी मतलब तैयारी जो होती है, उस जी। पहले इंस्पेक्टर थे वो, तो वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ तैयारी करके मैं भी इंस्पेक्टर बन जाऊं। ओके लेकिन ओके मेरी तो रुचि नहीं थी। ओके। वो मेरे लिए लाती थी स्टडी मटेरियल, तो मैं सिर्फ देखती थी। पढ़ने में तो मैं अच्छी थी, जी जी लेकिन सोचती थी कि जॉब कर लूंगी तो ये तो मुझे फोर्स करेंगे कि तुम जॉब ही करो। तो जी मैंने जी बोला नहीं, अब मुझे नहीं करना है, मुझे तो बस गाना ही है। फिर बच्चे बच्चे हो गए तो ये डिले हो गया। जी। लेकिन संघर्ष मुझे वैसा कुछ नहीं रहा। बस मन में ये था कि कुछ करना है, कुछ करना है। सही टाइम आया तो मैंने कर लिया। ठीक ठीक ठीक। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, कुछ सोचती हैं अपने कैरियर के बारे में कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझे ये करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती हैं, या पारिवारिक कारण के कारण, या फिर और कहीं भी कोई भी कारण हो, उसके कारण वो पीछे हट जाती जी। हैं। उनके बारे में आपको क्या कहना है कि वो कैसे अपने मैं तो शुरुआत करें? मैं तो ये कहूंगी, सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि वो आपके लड़की हो या लड़के हो, जो भी हैं, उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मुझे बचपन में सपोर्ट किया होता, जब मैं 8 9 10th इस तरह के क्लासेस में पढ़ रही थी, क्लासिकल सिखाया होता, तो उस समय मैं काफी आगे बढ़ गई होती। लेकिन मैंने ये बहुत लेट शुरू शुरू किया, तो इस कारण मुझे जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी तो नहीं मिली मुझे। जी लेकिन हाँ, मुझे संतोष है, मुझे दुख नहीं है कोई, क्योंकि जी मुझे बस ये लगता था मुझे इस क्षेत्र में जाना है। जी और आजकल के बच्चों को मैं ये कहूंगी कि वो जब चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत भी करें। आजकल क्या बच्चों में हो गया है कि माँ बाप बहुत चाह रहे हैं,
कि आप सिंगिंग में करियर बनाइए, आप डांस में करियर बनाइए, आप स्टडी में करियर बनाएं। लेकिन वो सब छोड़ के आजकल के बच्चे बस मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। जी। ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, पीछे हटने वाला कदम है मोबाइल से इतना लगाव हो जाना। हम लोग हम्म। के टाइम में सब खेलते कूदते मस्ती करते हुए सब पढ़ते थे, जी। और आजकल पढ़ाई भी बहुत टफ है, ये भी बात है। लेकिन मैं कहूंगी बच्चों को कि अपने सपने को लेकर आगे बढ़िए, और जो कुछ चाहते हैं अपने हम्म। पेरेंट्स से खुल कर बोलिए। हम्म। खुलकर बोलेंगे तभी पेरेंट्स भी समझेंगे, और जी। पेरेंट्स को भी आप पेरेंट्स भी समझे कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं। जी। अब लता मंगेशकर जी की अगर पापा चाहते कि वो डॉक्टर बन जाएं तो ये तो पॉसिबल नहीं था। एकदम सचिन एकदम। तेंदुलकर के अगर पापा चाहते कि वो कुछ और बन जाए, वो जी। उनकी जिसमें इच्छा थी उसी में वो करें तो ज्यादा बेहतर है। जी। जी। यही मेरा कहना है। इसके इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पर जो रील्स हैं या और भी जो शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, इससे आप कैसे देखते हैं, एक नागरिक के तौर पर भी और एक महिला के तौर पर भी और एक सिंगर के तौर पर भी? क्योंकि आप कई मंचों पर उठते हैं, बैठते हैं, और कई अच्छे समाजों में आप जाके आए हैं या अच्छे परिवार से हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये तो शॉर्ट रील बनाकर डालना, ये तो आजकल फेमस होने का मतलब क्या, इंस्टेंट एकदम जो चाहते हैं कि फेमस हो जाएं, और कभी कभी वायरल भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो फेम जो है ये अस्थाई नहीं है। हम्म। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि इसके बजाय आप मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए, जी। और अच्छे रील्स बनाइए। है कि अच्छे रील्स जो बनाते हैं वो, जो अश्लील बनाते हैं वो तो थोड़े टाइम के लिए लोग देखते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हम्म। मीडिया पे तो ऐसे रील्स की बाढ़ आई हुई है। जी। आदमी क्या देखे, बस स्क्रॉल करते जाता है, देखते जाता है, फिर भूलते भूलते भी जाता है। जी। तो इसलिए अच्छा है कि आप बेहतर सोचें, बेहतर गाएं या कुछ भी बेहतर करें। यही संगीत मेरी संगीत की शुरुआत एक बच्चा कैसे करे, अगर कोई करना चाहता देखिए है? संगीत, हाँ, संगीत की शुरुआत के लिए उसको सुनने की बहुत आदत डालनी चाहिए। आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, क्योंकि जो अमीर परिवार के बच्चे हैं उनको तो भाई सब सब कुछ मिलता है। संगीत सिखाने के लिए गुरुजी भी आ जाएंगे, तरह तरह के घर में म्यूजिक सिस्टम्स हैं, सब पे सुन सकते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो तो मोबाइल से ही देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल मोबाइल भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी हम्म। बच्चों के पास तो मोबाइल भी नहीं है। हम्म। तो ये तो जो जिसके पास अवेलेबल है और जिनमें प्रतिभा है, हम्म। वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अपना। जी। क्योंकि देखिए, एक इंडियन आइडल में एक बच्चा आया था जिसका नाम था क्या, सनी करके कुछ नाम था उसका। जी। जी। वो नुसरत फतेह अली खान के जी के गाने सुन के हम्म। बिल्कुल वैसा ही गाता। जी। जी। तो वो अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता था। जी। तो जिसमें प्रतिभा है ना, वो खोजने का प्रयास चारों तरफ से प्रयास करता ही है, जी। और सफल हो भी पाता है कुछ लोग। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी मिल गए हैं, इंडियन आइडल है और क्या क्या है, अभी मुझे तो याद नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो पहुंचा देते हैं, और जी। गरीब बच्चों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो ज्यादा जी। ध्यान देते हैं उस पर। जी। दैट्स ऑल। जी। इसके अलावा आपने बताया कि गरीब बच्चों के लिए या अमीर बच्चों की, आपने बहुत सारी बातें की सीखने के लिए संगीत को कैसे सीखा जा सकता है। क्या कोई ऐसा भी है कि मतलब एक गुरु बनाना चाहिए, या कोई ऐसा कि उसी बच्चे को सीखना चाहिए जिसके मन में संगीत के प्रति बचपन से ही, या गॉड गिफ्टेड कुछ एक शक्ति है, उसी को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संगीत सबको, जिस जो सीखना चाहता है उसको सीखना चाहिए। वो अच्छा नहीं भी गाता है, कुछ कुछ सुर लगते हैं, कुछ सुर उसके नहीं लगते हैं, जी। तो भी संगीत अगर सीखेगा तो संगीत सीखने से क्या होता है कि उसके अंदर मतलब जब वो गाता है तो उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स सेक्रेशन होते हैं जो बहुत माइंड को बहुत रिफ्रेश करते हैं। ओके। तो इसलिए, और उसका मतलब पढ़ाई से जब उसका जी हटा तो थोड़ा म्यूजिक रियाज कर लिए। ऐसे ही डांस के बारे में भी है,
कुछ डांस भी कर लिए, कोई अगर आर्ट सीखता है, ड्राइंग सीखता है, तो वो कुछ ड्राइंग कर लिया अपना, तो वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा गाते हैं उन्हीं को सीखना चाहिए, ऐसी ऐसी बात नहीं है। जो अगर आप, बहुत अच्छा नहीं गाते हैं वो भी सीख। जी जी जी, अगर आप अपना कोई भजन या कोई अगर गीत सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी जी जी, मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ और एक अपना लिखा हुआ गीत सुनाती हूँ। पहले जी मैं जी, भजन सुना देती हूँ, शंकर जरूर भगवान जरूर जरूर का भजन जरूर। है ये। हे शिव शंभु हे शंकर तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। हे शिव शंभु हे शंकर तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। जो भी तेरी शरण में आए हो, जो भी तेरी शरण में आए, हो जाए उसका उद्धार। हे शिव शंभु हे शंकर तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। समुद्र मंथन से निकले विष का आपने विष पान किया, शरणागत भयभीत देवों का आपने परिताण किया। भस्मासुर ने की तपस्या, भस्मासुर ने की तपस्या, मानव वरदान पूरी करके उसकी इच्छा आपने तप की रख ली मान। हे त्रिपुरारी अंतर्यामी हो, हे त्रिपुरारी अंतर्यामी, तुझसे है संसार, तुझसे ही है संसार। हे शिव शंभु हे शंकर लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। बहुत ही शानदार भजन आपने गाया, बहुत ही अच्छा। जी और आप जी जो जी गाना जी। आप जो बोल रहे थे वो गाना भी आप गा सकते हैं, या फिर थोड़ा आप रेस्ट लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, गा गा देती हूँ। जी जी, जरूर जरूर। चाहेंगे, चाहेंगे उम्र भर तुम्हें कहते हैं कसम से, चाहेंगे उम्र भर तुम्हें कहते हैं कसम से, न रूठेंगे वफाए इश्क में हम अपने सनम से। चाहेंगे उम्र भर तुम्हें कहते हैं कसम से, चाहेंगे तेरी आशिकी की ये दुआ जो कबूल हो जाए सितमगर से मेरे, जो तू मशहूर हो जाए अंजामे, अंजामे इश्क में नहीं अब डर है किसी से, अंजामे इश्क में नहीं अब डर है किसी से, न रूठेंगे वफा इश्क में हम अपने सनम से। चाहेंगे उम्र भर तुम्हें कहते हैं कसम से, चाहेंगे। बहुत ही सुंदर गाना आपने गाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों जी के लिए धन्यवाद। एक भजन गाया, इसके अलावा एक गीत गाया। इसके अलावा अगर आपको जी कुछ जी। लगता है कि आप कुछ बताना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो हमारे दर्शकों के लिए या जो इस इंटरव्यू को देखेगा उसके लिए, जी तो आप बता सकते हैं। जी, ये दोनों गाने मेरे भजन तो मैंने और मेरे पति ने मिलकर लिखा था, और ये गाने जो हैं रोमांटिक सॉन्ग गजल या गीत ये सब मैं खुद ही लिखती हूँ। जी तो ये आने वाने जो लिखते हैं वो उनको अपना लिखते रहना चाहिए। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ही जाना सबसे बड़ी बात है। जी बहुत आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। जी और मैं स्पेशल रूप से ये एक बात कहना चाहती हूँ दर्शकों से जी कि अगर आपको डिप्रेशन है, किसी भी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में किसी तरह का मतलब ऐसा सोच मत रखिए कि वो तो पागल के डॉक्टर हैं, वो क्या करूंगी अब,
क्या करूंगी, अब क्या करना है, ऐसा नहीं सोचें। आप उनके पास जाइए, कुछ सिटिंग्स लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने खुद लिया हुआ है। 2-3 सिटिंग मैंने साइकोलॉजिस्ट से लिया था। मैंने पहले ही बताया कि मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे डिप्रेशन हो गया था। तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, सिटिंग लीजिए, और इसके अलावा आप हमेशा चेहरे पर, जब भी आपको लगे कि डिप्रेशन है, हमेशा चेहरे पर एक स्माइल रखिए और आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आप अपने आप को बिजी रखिए। खाली समय में ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं बस। कुछ ड्राइंग करने लगिए, कुछ कुछ नहीं, अचानक उठ करके 2-4 लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, डांस कर लिए, कुछ भी इस तरह छोटी छोटी मतलब चीजें किया कीजिए। इससे आपका ध्यान जो है उस पे कम रहेगा। और परिवार के लोग भी ऐसे लोगों का थोड़ा ध्यान रखें, उनसे बातचीत करते रहें, उनको अकेला ना छोड़ें। तो ये डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद करेगी ये चीज। तो यही मैं कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने बताया, जी, डिप्रेशन हमारे भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि जी, विश्व में डिप्रेशन की जो बीमारी है ये लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंसान लगातार अकेला होता जा रहा है। इसको आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं, या टेक्नोलॉजी के एंगल से देख सकते हैं, या आधुनिकता के एंगल से आप देख सकते हैं। पता नहीं क्या है, मतलब ये बीमारी हमारे मानव समाज में तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, मशवरा जरूर करें उस विषय जी, पर। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी।